नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए इस्मत चुगताई की लोकप्रिय कहानी लिहाफ। इस्मत चुगताई जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी और इनकी जो दूसरी कहानी है भाभी आपको बहुत पसंद आई है। आशा करती हूँ कि ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लिहाफ। आज की कहानी है लिहाफ। लेखिका है इस्मत चुगताई। ये इस्मत चुगताई की मशहूर कहानियों में से एक कहानी है। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवार पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। ना जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रोमान अंगेज जिक्र बताने नहीं जा रही हूँ। ना लिहाफ की किसी किस्म का रोमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल कम आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जितनी जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। और यह जब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों थी उस उम्र में, जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थी। मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम पैजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ता भर के लिए मुझे अपनी एक मुंह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं है और मैं किसी से लड़ भिड़ ना सकूंगी। सजा तो खूब थी मेरी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गरम लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये वो बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया था कि गो वह पकी उम्र के थे मगर निहायत नेक। कभी कोई बाजारी औरत उनके यहाँ नजर ना आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक निहायत अजीबोगरीब शौक था। लोगों को कबूतर पालने का जुनून होता है, बटेरे लड़ाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहाँ तो बस तालिब इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लड़के जिनका खर्च वे खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वे उन्हें कुल साजो सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वह बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। ना जाने उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, वहां से जब वह पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहां से जब एक नवाब की बेगम बनकर आई और छपरखट पर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंधा, उनके लिए मुरग्गन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने की दरारों में से उनकी लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियां और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगी, या जब से वह मन्नतों मुरादों से हार गई, चिलचे बंधे और टूटके और रातों की वजीफा ख्वानी भी चित हो गई। कहीं पत्थर में जोंक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस न हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वह इल्म की तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन यहाँ भी उनको कुछ न मिला। इश्किया नावल और जज्बाती अशार पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यासो हसरत की पोट बन गई। चूल्हे में डाला था ऐसा कपड़ा पहना जाता है किसी पर रौब काटने के लिए। अब ना तो नवाब साहब को फुर्सत की शबनमी कुर्तों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करे और ना वे उन्हें कहीं आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वह बेचारी कैद की कैद रहती। उन रिश्तेदारों को देखकर उनका खून जलता था कि सब के सब मजे से माल उड़ाते, उम्दा घी निगलते, जाड़े का साजो सामान बनवाने आन मरते, और वह बावजूद नई रुई के लिहाफ के पड़ी सर्दी में अकड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा ना था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई जिंदगी? बेगम जान की जिंदगी जो थी, जीना बदा था नसीबों में, या फिर
वह फिर जीने लगी और खूब जी। रब्बो ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चटपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म भरना शुरू हुआ। गाल चमक उठे, हुस्न फूट निकला। एक अजीबो गरीब तेल की मालिश से बेगम जान में जिंदगी की झलक आई। माफ कीजिएगा, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वह 40-42 की होंगी। उफ, किस शान से वह मसनद पर नीम दराज थी और रब्बो उनकी पीठ से लगी बैठी कमर दबा रही थी। एक उदय रंग का दुशाला उनके पैरों पर पड़ा था और वह महारानी की तरह शानदार मालूम हो रही थी। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद थी, नाम का सुर्खी का जिक्र भी नहीं, और बाल स्याह और तेल में डूबे रहते थे। माना मैंने आज तक उनकी मांग ही बिगड़ी ना देखी। क्या मजाल जो एक बाल इधर से उधर हो जाए। उनकी आंखें काली और अब्रू पर के जायद बाल अलहादा कर देने से कमाने से खिंची होती थी। आंखें जरा तनी हुई रहती थी। भारी भारी फूले हुए पपोटे, मोटी मोटी पलकें। सबसे ज्यादा जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाजिबे नजर चीज थी वह थी उनके होंठ। अमूमन वह सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होंठ पर हल्की हल्की मूछें सी थी और कनपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, जैसा कि कम उम्र लड़कों को जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफ़ेद और चिकनी थी। मालूम होता था किसी ने कसकर टाँके लगा दिए हों। अमूमन वह अपनी पिंडलियां खुजाने के लिए कसौलती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वह बहुत ही लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफ़ेद हाथ और सुडौल कमर। तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजाना भी जिंदगी की जरूरत में से था, बल्कि शायद जरूरियात जिंदगी से भी ज्यादा। रब्बो को घर का कोई और काम ना था, बस वह सारे वक्त उनके छपर खट पर चढ़ी कभी पैर, कभी सिर, कभी जिस्म के और दूसरे हिस्से को दबाया करती थी। कभी तो मेरा दिल बोल उठता था, जब देखो रब्बो कुछ ना कुछ दबा ही रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो ना जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, कोई इतना करे तो मेरा जिस्म तो सड़ गल के खत्म हो जाए। और फिर यह रोज रोज की मालिश काफी नहीं थी। जिस रोज बेगम जान नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटा पहले से तेल और खुशबूदार उपटनों की मालिश शुरू हो जाती और इतनी होती कि मेरा तो तखय्युल से ही दिल लौट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिश का दौर। अमूमन सिर्फ रब्बो ही रही, बाकी की नौकरानियां बड़बड़ाती दरवाजे से ही जरूरियात की चीजें देती जाती। बात यह थी कि बेगम जान को था खुजली का मरज। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी कि हजारों तेल और उपटने मले जाते थे, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं, जिस्म साफ चट पड़ा है। हाँ, कोई जिल्द के अंदर बीमारी हो तो खैर, नहीं भी। ये डॉक्टर तो मुँहे पागल हैं। कोई आपके दुश्मन को मर्ज है? अल्लाह रखे, खून में गर्मी है, रब्बो मुस्कुराकर कहती। महीन महीन नजरों से बेगम जान को घूरती। ओह यह रब्बो, जितनी यह बेगम जान गोरी थी उतनी ही है काली, जितनी बेगम जान सफेद थी उतनी ही है सुर्ख, बस जैसे तपाया हुआ लोहा। हल्के हल्के चेचक के दाग, गठा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तौंद, बड़े बड़े फूले हुए होंठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते और जिस्म में से अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते रहते। और ये नन्हे नन्हे फूले हुए हाथ किस कदर फुर्तीले थे। अभी कमर पर तो वह लीजिए फिसल कर गए कूल्हों पर, वहां से रपटे रानों पर और फिर दौड़े ठकनों की तरफ। मैं तो अब कभी बेगम जान के पास बैठती तो यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली कारगे के कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पजामे और सफ़ेद झाग से कुर्ते, और पंखा भी चलता है। फिर भी वह हल्की धुलाई जरूर जिस्म पर ढक के रहती थी। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़े में मुझे उनके यहाँ अच्छा मालूम होता था। वह हिलती डुलती बहुत कम थी। कालीन पर लेटी कभी पीठ खुजला रही हैं, खुश्क मेवे चबा रही हैं, और बस। रब्बों से दूसरी सारी नौकरानियां खार खाती थी। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती है, उठती बैठती है, माशाअल्लाह साथ ही सोती थी। रब्बो और बेगम जान आम जलसों और मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू की मौज थी। जहां उन दोनों का जिक्र आया कहे कहे उठे। लोग न जाने क्या क्या चुटकले गरीब पर उड़ाते, मगर वह दुनिया में किसी से मिलती ही ना थी।
वहाँ तो बस वह थी और उनकी खुजली। मैंने कहा कि उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। वह भी मुझे बहुत प्यार करती थी। इत्तेफाक से अम्मा आगरे गई। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में मैं भाइयों से मार कुटाई होगी, मारी मारी फिरूंगी, इसलिए वह हफ्ता भर के लिए बेगम जान के पास छोड़ आई। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर को अम्मा को की भाभी बनी हुई थी। सवाल यह उठा कि मैं सोऊं कहाँ। कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में, लिहाजा मेरे लिए भी उनके छपर खट से लगाकर छोटी सी पलगड़ी डाल दी गई। 10-11 बजे तक तो बातें करते रहे, मैं और बेगम जान चांस खेलते रहे और फिर मैं सोने के लिए अपने पलंग पर चली गई। और जब मैं सोई तो रब्बो वैसी ही बैठी उनकी पीठ खुजा रही थी, भंगन कहीं की। मैंने सोचा, रात को मेरी एकदम से आंख खुली तो मुझे अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में खूब अंधेरा और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज निकाली। हाथी हिलना बंद हो गया, लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो जाओ, बेगम जान ने कहीं से आवाज दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे की सी आवाज में कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी, मगर मालूम माँ बीन पर हर दफा आकर अटक गई। हालांकि मुझे वक्त पूरी आयत याद है। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा। और फिर 2 आदमियों के खुसुर पुसुर करने की आवाज सुनाई देने लगी। हाय रे, यह दूसरा कान, मैं और भी डर गई। बेगम जान, चोर वोर तो नहीं? सो जाओ बेटा। कैसा चोर? रब्बो की आवाज आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नजारे का ख्याल भी न रहा। मैं हमेशा से तो बहमी हूँ। रात को डरना, उठ उठ कर भागना और बड़बड़ाना तो बचपन में रोज ही होता था। सब तो कहते थे कि मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी न रहा। सुबह का लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था। मगर दूसरी रात मेरी आंख खुली तो रब्बो और बेगम जान में कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से छपर खट पर ही तय हो रहा था। और मेरी खाक समझ में न आया कि हुआ क्या। क्या फैसला हुआ? रब्बो हिचकियां लेकर रोई और फिर बिल्ली की तरह सपड़ सपड़ रकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगी। मैं तो घबराकर सो ही गई। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वह किसी तरह मानता ही नहीं था। नवाब साहब के यहाँ कुछ दिन रहा, खूब जोड़े बागे भी बने, पर ना जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने भी ना आता। लिहाजा रब्बो भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उससे मिलने गई थी। बेगम जान ना जाने देती, मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही। उनका जोड़ जोड़ टूटता रहा। किसी का छूना भी उन्हें ना भाता था। उन्होंने खाना भी ना खाया और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूं बेगम जान? मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं खुजा दूं? सच कहती हूँ। मैंने ताश रख दिए। मैं थोड़ी देर तक खुजाती रही और बेगम जान चुपकी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो का आना था, मगर वह आज भी गायब। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पी कर उन्होंने सिर में दर्द कर लिया था। मैं फिर खुजाने लगी। उनकी पीठ चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करके कैसी खुशी होती थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। इधर ऐटे हैं, जरा शाने से नीचे। हाँ हाँ, वहाँ, वाह वाह वाह। वह सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान जाहिर करने लगी। और इधर हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था, मगर वह मुझसे ही खुजवा रही थी और मुझे उल्टा फक्र हो रहा था। यहाँ ओई, तुम तो गुदगुदी करती हो, वाह वाह वाह। वह हंसी। मैं भी बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भिजवाऊंगी, क्या लोगी, सोती जागती गुड़िया? नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया ना लेती। क्या बच्चा हूं मैं? बच्चा नहीं तो क्या बूढ़ी हो गई? वह हंसी। और गुड़िया नहीं तो बनवा लेना कपड़े, पहनना मैं दूंगी तुम्हें कपड़े बहुत सारे। सुना? उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहाँ खुजली हो रही थी रख दिया। जहाँ उन्हें खुजली मालूम होती वहां मेरा हाथ रख देती और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वह मुतवातिर बातें करती रही। सुनो तो, तुम्हारी फ्रॉकें कम हो गई, कल दर्जी को दे दूंगी कि नई सिलवाए। तुम्हारी अम्मा कपड़े दे गई है, वह लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी। चमारो जैसा मैं बकवास कर रही थी और हाथ न जाने कहाँ कहाँ पहुंचा। बातों बातों में मुझे मालूम भी ना हुआ। बेगम जान तो चुप लेटी थी। अरे, मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। ओए, लड़की देखकर नहीं खुजाती, मेरी पसलियां नीचे डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झेप गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सिर रखकर लिटा लिया। अबे, कितना सूख रही हैं, पसलियां निकल रही हैं। उन्होंने मेरी पसलियां गिनना शुरू की। मैं भुनभुनाई, ओई, मैं क्या खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बना रखा है, गर्म बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं कुलबुलाने लगी।
कितनी पसलियां होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9, दूसरी तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वह भी ऊट पटांग। हटाओ तो हाथ। हाँ, 1, 2, 3। मेरा दिल चाहा किसी तरह भागूं और उन्होंने जोर से भींचा। ओह! मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपपोटे और वजनी हो गए। ऊपर के होठ पर स्याही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होठों पर, नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ ठंडे थे मगर नरम नरम, जैसे उन पर की खाल उतर गई हो। उन्होंने शॉल उतार दी थी और कारगे के महीन कुर्तों में उनका जिस्म आटे की लोई की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाऊ सोने के बटन गरेबान के एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा गुप्त हो रहा था। मुझे एक नामालूम डर से दहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें। मैं रोने लगी दिल में। वह मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गरम गरम जिस्म से मेरा दिल बौलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे कोई भूतना सवार था। और मेरे दिमाग का यह हाल कि ना चीखा जाए और ना रो सकूं। थोड़ी देर के बाद वह पस्त होकर निढाल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब मरी है और वहां से उठकर सरपट भागी बाहर। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई थी और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़ सो गई। मगर नींद कहाँ, चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही ना रही थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रहती, मगर उनके कमरे में कदम रखते मेरा दम निकलता था। और कहती किससे, कहती भी क्या? बेगम जान से डर लगता था तो यह बेगम जान मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। आज रब्बो में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा, क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूँ और मरूंगी निमोनिया में। लड़की क्या मेरे सिर मुड़वाएगी? जो कुछ हवा हो गया तो आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बिठा लिया। मैं खुद मुंह हाथ स्लिपची में धो रही थी। चाय तिपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी दे देना, वह तौलिया से मुंह खुश करके बोली। मैं जरा कपड़े बदल लूं। वह कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाई से पीठ बलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम में से बुलाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़े में चाय पीत रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी पुकारा। आखिर ऐसा मैं भाइयों से क्या लड़ती हूँ जो तुम मेरी मुसीबत। अम्मा को मैं हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहीं भला लड़के क्या शोर शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को? और लड़के भी कौन, खुद भाई और दो चार सड़े सड़ाए जरा से उनके दोस्त। मगर नहीं, वह तो औरत जात को 7 तालों में रखने की कायल, और यहाँ बेगम जान की वह दहशत की दुनिया भर के गुंडों में नहीं। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, पर वहां ना टिकती, मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजे पर पत्थर रख बैठी रही। कपड़े बदल 16 सिंगार किए हुए और गरम गरम खुशबुओं के अतर में और भी उन्हें अंगार बना दिया और वह चली मुझ पर लाड़ उतारने। घर जाऊंगी, मैं उनकी हर राय के जवाब में कहा और रोने लगी। मेरे पास तो मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं खली की तरफ फैल गई। सारे खिलौने मिठाइयाँ एक तरफ और घर जाने की रटक एक तरफ। और वहां भैया मारेंगे चुड़ैल। उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया, मैंने दिल में सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अम्मियाँ खट्टी होती है बेगम जान, जली कटी रब्बो ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वह थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वह मांग जो मैंने कभी बिगड़ी ना देखी थी झाड़ झंगाड़ हो गई। ओह ओह ओह, वह झटके से ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जतने से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनकी कमरे से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने उनकी पसलियां खुजाते हुए कहा, और मैं चुहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सर सर फट खच। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लोट मचाई। मेरा रोआ रोआ कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिरहाने का लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथी फिर फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, यह बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया और रब्बो मुई तो है ही सदा की चट्टू।
जरूर यह तरमाल उड़ा रही हैं। मैंने नथुने फुलाकर सूसू हवा को सूंघा, मगर सिवाय अंतर संदल और हिना की गरम गरम खुशबू के कुछ ना महसूस हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुतेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं लरज गई। मालूम होता था गौं गौं करके कोई बड़ा सा मेंढक फूल रहा है और उछलकर मेरे पास आया, ऊपर आया। अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहां कुछ सुनवाई ना हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग के दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोलकर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने से लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह! मैं गड़ाप से अपने बिछौने में